Good morning, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your assistant teacher. Today I am going to teach you history chapter 6 and the topic is early states अर्थात प्रारंभिक राज्य. In this chapter you will learn about the Janpadaj and Mahajanpadaj, about their administration and what is a republic and what is a monarchy and their differences. इस अध्याय में आप जनपदों और महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और गणराज्य तथा राजतंत्र क्या है और उनमें क्या अंतर है इस पर चर्चा करेंगे. Let us start now. Between 600 BC and 400 BC, great changes were observed in the social, economical and political life of the people in the Indian subcontinent. 600 से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच भारतीय महाद्वीप में लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखा गया. सेवरल लार्ज किंगडम्स केम अप, बहुत बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ. Let us take a closer look at the emergence of the जनपदाज and महाजनपदाज. तो इस अध्याय में हम जनपदों और महाजनपदों के उदय पर चर्चा करेंगे. Now come to the topic. Till about 3000 years ago, the people living together in a community used to select a chief or a leader from among them to lead them and protect them. आज से लगभग 3000 साल पहले समुदाय में रहने वाले लोगों ने अपनी रक्षा और नेतृत्व करने के लिए अपने ही समुदाय के लोगों में से एक नेता या प्रमुख चुनते थे. In the previous chapter we have seen how the tribes of the Janas were led by a chosen chief known as Rajan in the early phase of the Vedic period. पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि जो जनजातीय समुदाय के लोग होते थे, जिन्हें जन कहा जाता था, उनका नेतृत्व उनके द्वारा चुना हुआ चीफ यानी प्रमुख, जिसे राजन कहा जाता था, वही उनका नेतृत्व करता था. In the later part of this period we read how the position of the Rajan became powerful and hereditary. तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि राजन धीरे धीरे चलकर कैसे शक्तिशाली बन गया और राजन का पद कैसे वंशानुगत हो गया. Transition from a pastoral to settled agricultural society resulted in territorial expansion of the Janas and led to the rise of small kingdoms or Janpadaj. Let us learn more about the rise of these kingdoms. धीरे धीरे जो पेस्टोरल लाइफ था, यानी लोग जो पशुपालन या पशुचारण पर निर्भर करते थे, तो धीरे धीरे एक निश्चित स्थान पर बसने लगे और उनका जीवन कृषि आधारित हो गया. इन्हीं विस्तारवादी क्षेत्र को विस्तार को एक बड़ा रूप मिला और छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसे हम जनपद कहते हैं. Now come to the topic Janpadaj. The term Janpada means the area where the Jana or the community sets its foot and settle down. जनपद का अर्थ यह होता है कि वह क्षेत्र जहाँ एक विशेष समुदाय या जन बस जाते हैं. आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस एट डिफरेंट साइट्स सच एज पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, अजरांती खेरा नियर एटा हैव इंडिकेटेड दैट दीज साइट्स मस्ट हैव बीन पार्ट ऑफ जनपदाज. जो पुरातात्विक खुदाई हुए हैं विभिन्न साइट्स पर, जैसे पुराना किला, हस्तिनापुर, अजरांती खेरा, इससे हमें संकेत मिलता है कि ये सब क्षेत्र जो थे ये जनपद के हिस्सा थे. द मटेरियल रिमेन्स फ्रॉम दिस साइट सजेस्ट दैट पीपल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड कल्टिवेटेड डिफरेंट क्रॉप्स. इन खुदाई से जो हमें अवशेष मिले हैं उससे हमें ज्ञात होता है कि उस समय के लोग पशु पालते थे और विभिन्न प्रकार के फसल उगाते थे. द रिमेन्स ऑफ पेंटेड ग्रे बियर हैव ऑल्सो बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम दिस साइट्स. इन अवशेषों में हमें पेंटेड ग्रे बियर यानी जो बर्तन होते थे उस समय के
वो भी प्राप्त हुए हैं। पीपुल ओड स्ट्रॉन्ग एलिजियंस टू द जनपदा और द टेरिटोरी टू विच दे बिलोंग। लोग जिस क्षेत्र में रहते थे, जिस जनपद में रहते थे, उसका वे निष्ठापूर्वक पालन करते थे और उस पर उन्हें गर्व होता था। दिस जनपदाज गॉट देयर नेम फ्रॉम द रूलिंग क्लान। और इन जनपदों का नाम जो है उनकी जो शासन करने वाले वंश होते थे उससे प्राप्त होता था। द रूलर्स ऑफ द जनपदाज अंडरटूक कंक्वेस्ट एंड परफॉर्म रिचुअल्स लाइक द अश्वमेध यज्ञ फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम। तो इन जनपदों के जो शासक होते थे वो बहुत बड़े बड़े कर्मकांड करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ करते थे ताकि उनके राज्य का विस्तार हो। Hence the king gained importance and their posts became hereditary। इस तरह राजा का महत्व बढ़ गया और राजा का पद वंशानुगत हो गया। ग्रेजुअली द किंग वाज गिवन ए डिवाइन स्टेटस। और धीरे धीरे राजा को भगवान का यानी ईश्वर का अवतार समझा जाने लगा। वेरियस रिचुअल्स एंड लाइक अश्वमेध, राजसूय एंड वाजपेयी वेयर कैरिड आउट टू इम्प्रेस द पीपल विद द इंक्रीजिंग पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द किंग। राजा की जब शक्ति बढ़ गई तो राजा जो है बड़े बड़े यज्ञ करवाने लगे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ताकि लोगों को प्रभावित कर सके और अपनी शक्ति तथा प्रतिष्ठा को दिखा सके। द एक्सपेंशन ऑफ जनपदाज क्रिएटेड लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स और महाजनपदाज। और जब जनपदों का विस्तार हुआ तो उससे बड़े क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ जिसे हम महाजनपद कहते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। महाजनपदाज। By about the 6th century BC, many जनपदाज became large and powerful enough to be categorized as the महाजनपदाज। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो छोटे छोटे जनपद थे वो बड़े क्षेत्र में तब्दील हो गए और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। Information from Buddhist and Jain literature of the period talk about the existence of 16 Mahajanpadas between 600 BCE and 400 BCE। तो जो बौद्ध और जैन साहित्य से हमें जानकारी मिलती है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व के बीच लगभग 16 महाजनपदाज अस्तित्व में थे। उनके नाम थे काशी, कुशल, अंग, मगध, बजी, मालाचेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अशका, अवंती, गंधार और कंबोज। Most of these Mahajanpadas had a seat of power or capital city. These were at times fortified with wooden, stone or brick walls to offset any danger of an outside attack। ये जो 16 महाजनपद थे वो बहुत शक्तिशाली थे और इन महाजनपदों को लकड़ी या पत्थर या ईंट के दीवार से उनके किलेबंदी कर जाती थी ताकि बाहरी आक्रमण से उन्हें बचाया जा सके। अब हम अश्वमेध यज्ञ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द अश्वमेध यज्ञ वाज एन इम्पोर्टेंट रिचुअल मेंशन्ड इन द वैदिक लिटरेचर। यानी अश्वमेध यज्ञ का वर्णन वैदिक साहित्य में मिलता है। इट वाज परफॉर्म्ड बाय अ किंग टू डेमोन्स्ट्रेट एंड इस्टेब्लिश हिज पावर। यानी अश्वमेध यज्ञ किसी राजा के द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए किया जाता था। इन दिस रिचुअल ए हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर इन एनी डायरेक्शन फ्रीली फॉर अबाउट अ ईयर। इस कर्मकांड में यानी अश्वमेध यज्ञ में अश्व को हिंदी में घोड़ा कहते हैं, तो एक घोड़ा को 1 साल के लिए मुक्त छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए पूरे क्षेत्र में साल भर तक। द टेरिटरी इन विच द हॉर्स वाज लेट टू पास विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन वुड कम अंडर द रूल ऑफ द किंग परफॉर्मिंग द यज्ञ। घोड़ा जिस क्षेत्र से गुजरता था अगर वो बिना बाधा के किसी भी क्षेत्र से निकल जाता था तो उस क्षेत्र को यज्ञ करने वाले राजा के अधीन मान लिया जाता था। इफ़ द हॉर्स वाज स्टॉप्ड एट एनी ऑफ द किंगडम
A war was fought between the ruler of the kingdom and the king performing the judging to decide who gets to rule the kingdom. और किसी राज्य में यदि घोड़े को पकड़ लिया जाता था तो यज्ञ करने वाले राजा और घोड़ा पकड़ने वाले राज्य के राजा के बीच युद्ध होता था, और युद्ध में जो विजयी होता था वही उस क्षेत्र पर राज्य करता था. Many rituals followed on the return of the horse and the power and authority of the king were established. और जब राजा का घोड़ा यानी अश्वमेध का घोड़ा जब 1 साल के अंदर जिस जिस क्षेत्रों से गुजर कर वापस आता था, तब और भी कर्मकांड किए जाते थे, उत्सव मनाए जाते थे, और राजा का जो आधिपत्य था वो पूरे क्षेत्र पर कायम हो जाता था और राजा शक्तिशाली बन जाता था. Now move to the next page. Types of government. The महाजनपदाज were either republics called गण और संघ और मोनार्की. महाजनपद जो होते थे वो या तो गणराज्य होते थे जिन्हें गण या संघ कहते थे, या मोनार्की अर्थात एक तंत्र या राजतंत्र होता था. द रिपब्लिक्स कंसिस्टेड ऑफ आइदर ए सिंगल ट्राइब सच एज द शाक्याज, कोलियाज एंड मलाज, और ए कन्फेडरेसी ऑफ ट्राइब सच एज द वजीज एंड यादवाज. अब गणराज्य जो है या तो किसी एक ही सिंगल ट्राइब यानी अकेले जनजाति जैसे शाक्य, कोलिया और मलाज पर आधारित होता था, या कोई कन्फेडरेसी अर्थात संघ होता था जनजातीय समूह का, जैसे वजी और यादव. ए मोनार्की है द हेरिडिटरी रूल ऑफ किंग. राजतंत्र में राजा का पद जो था वो वंशानुगत होता था. फॉर एग्जाम्पल कोशल एंड मगध वेयर मोनार्कीज, यानी जो 16 जनपद थे, महाजनपद थे, उसमें कोशल और मगध राजतंत्र थे. अब गणतंत्र और राजतंत्र में अंतर क्या था? रिपब्लिक्स फंक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिगार्किक असेंबलीज एंड नॉट ऑफ एन इंडिविजुअल एज वाज द केस विद द मोनार्की. यानी जो गणतंत्र होते थे उसका नेतृत्व कुलीन तंत्र के जो सभाएं होती थी उनके तहत होते थे, किसी खास व्यक्ति के द्वारा शासन नहीं होता था. जबकि राजतंत्र में एक व्यक्ति राजा होता था. इन ए मोनार्की द किंग वाज द सोल रिसिपिएंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स. राजतंत्र में राजा अकेले ही किसानों से राजस्व वसूलता था. बट इन ए रिपब्लिक द रेवेन्यू वाज क्लेम्ड बाय एवरी ट्राइबल ओलिगार्क नोन एज राजा. और गणतंत्र में जो राजस्व होता था वो जो हर ट्राइबल का जो कुलीन तंत्र का जो जिसे राजा कहते थे हेड होता था, वो सब अपने हिस्से का राजस्व वसूलते थे. एवरी मोनार्की हैड ए रेगुलर प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी. हर राजतंत्र के राजा के पास नियमित रूप से प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी यानी सेना होते थे. इन रिपब्लिक ईच राजा वाज फ्री टू मेंटेन हिज ओन आर्मी अंडर हिज सेनापति. जबकि गणराज्य में हर राजा अपने सेनापति के अधीन अपनी सेना को रखने के लिए सक्षम था. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन इन महाजनपदाज. यानी महाजनपद में प्रशासन कैसे चलता था. द किंग्स बिगन कलेक्टिंग टैक्सेज इन ऑर्डर टू मेंटेन द आर्मी टू कैरी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन टू बिल्ड फोर्स. राजा ने अपनी सेना के संचालन के लिए कर वसूलना शुरू किया और प्रशासन चलाने के लिए किलों का निर्माण किया. इट वाज नेसेसरी टू कैरी ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स लाइक मेकिंग रोड्स, वेल्स एंड कैनाल्स एंड रेस्ट हाउसेज. और जन कल्याण के लिए भी काम करना आवश्यक हो गया, जैसे सड़क का निर्माण, कुओं का निर्माण, नहरों का निर्माण और धर्मशालाओं का निर्माण. टैक्सेज वेयर कलेक्टेड बोथ इन कैश एंड इन काइंड. और जो कर वसूले जाते थे वो या तो नकदी होते थे या वस्तु के रूप में कर वसूला जाता था. फ्रॉम द फार्मर द टैक्स कलेक्टेड वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस.
और किसानों से जो कर वसूला जाता था उनके उत्पाद का छठा भाग होता था। टैक्स कलेक्शन बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और ये कर का वसूली इसलिए संभव हुआ क्योंकि कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई। कृषि उत्पाद में वृद्धि इस वजह से हुई कि उस समय लोहे के हल यानी लोहे के यंत्र का आविष्कार हो गया। उससे लोगों को खेती करना आसान हो गया और उत्पाद में वृद्धि हुई। द क्राफ्ट्समैन गेव टैक्सेज इन काइंड, दैट इज दे हैड टू रेंडर सर्विसेज टू द स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो शिल्पकार थे वो कर के रूप में अपनी सेवाएं देते थे, उन्हें निःशुल्क जाकर अपनी सेवा देना पड़ता था। सिमिलरली द हर्डर्स एंड हंटर गैदरर्स आल्सो पेड द किंग इन काइंड। और जो चरवाहे थे यानी पशुपालक थे और आखेटक थे, उन्हें भी वस्तु के रूप में कर चुकाना पड़ता था। द टैक्सेज वेयर प्रोबेबली डिपॉजिटेड विथ एन ऑफिसर कॉल्ड संग्रहित्री, यानी जो कर था वो एक पदाधिकारी के पास जमा करना पड़ता था जिसको संग्रहित्री कहते थे। संग्रहित्री मतलब जो संग्रह करने वाला हो। This period also saw a growth in trade and commerce, resulting in growth of towns. The rulers of the Mahajanpadas maintained a big standing army to protect this large territory. महाजनपदों के पास बहुत बड़ी सेना होती थी जिसका काम था राज्य की रक्षा करना। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सोसाइटी, यानी महाजनपदों के समय में समाज कैसा था। टुवार्ड द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णाज, यानी वैदिक काल के अंत में समाज 4 वर्णों में विभक्त हो गए थे। वो वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस सामाजिक बंटवारे का यानी सामाजिक विभाजन जो थे वो बहुत ही कठोर रूप में थे जनपदों और महाजनपदों के काल में। द ब्राह्मण्स वेयर एट द टॉप ऑफ द वर्ण सिस्टम, यानी वर्ण व्यवस्था के सबसे ऊपर थे ब्राह्मण। इनका काम था यज्ञ कराना, अन्य कर्मकांड कराना। द क्षत्रियाज केम नेक्स्ट, दे प्रोटेक्टेड पीपुल एंड फाउट वार्स। क्षत्रियों का काम था युद्ध लड़ना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे पायदान पर आते थे वैश्य। ये सामान्यतः किसान और व्यापारी होते थे। और जो सबसे नीचे थे इस वर्ण व्यवस्था में वो थे शूद्र। दे वर सपोज्ड टू सर्व द अदर 3 वर्न्स। इनका काम इन 3 वर्णों का सेवा करना था। दे वर नॉट अलाउड टू आइदर स्टडी और परफॉर्म सैक्रिफाइसेज। इन्हें किसी भी प्रकार का यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, न ही पढ़ाई करने की आज़ादी थी। दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ ए कम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम विच केम टू बी बेस्ड ऑन बर्थ। इस काल में बहुत ही जटिल जाति व्यवस्था कायम हो गई जो जन्म आधारित थी। हाउएवर टाइम एंड अगेन पीपल हैव रिएक्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द रिजिडिटी ऑफ सोसाइटी। हालांकि समाज में जो कठोरता थी उसका समय समय पर लोगों ने विद्रोह किया, विरोध किया। इट ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ न्यू रिलीजियंस लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और इस कठोर जाति व्यवस्था के कारण 2 नए धर्मों का उदय हुआ जो सिंपल थे, वो थे बौद्ध और जैन धर्म। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल रीड अबाउट अ केस स्टडी, मोनार्की मगध एंड रिपब्लिक वजी, यानी एक राजशाही और एक गणतंत्र पर चर्चा करेंगे। मोनार्की मगध, यानी मगध जो था एक राजशाही यानी राजा के अधीन राज्य था। आउट ऑफ द 16 महाजनपद इट वाज मगध साउथ बिहार में अवस्थित था, विच इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम, यानी मगध एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू इट्स राइज। इसके शक्तिशाली होने के लिए अनेक कारक मौजूद थे। चीफ एमॉन्ग्स देम वेयर, और जो मगध के शक्तिशाली होने के कारक थे वो इस प्रकार थे। स्ट्रेटेजिक लोकेशन था इसका, यानी रणनीतिक लोकेशन था। मगध वाज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। द कैपिटल ऑफ मगध, राजगिरी, वाज सराउंडेड बाय 5 hills which made it difficult to be conquered.
यानी मगध की राजधानी जो राजगृह थी वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसे जीतना संभव नहीं था। पाटलिपुत्रा इट्स लेटर कैपिटल, और जो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी बाद में, वो भी उसका भी लोकेशन बहुत ही रणनीतिक रूप से ठीक था, क्योंकि यह गंगा, गंडक और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था, यानी पानी से घिरा हुआ था, जिसे जल दुर्ग कहते थे। द थिक फॉरेस्ट बियॉन्ड गया इन साउथ बिहार सप्लाई टिम्बर फॉर बिल्डिंग्स एंड एलिफेंट्स फॉर द आर्मी। और जो गया में वन थे यानी जंगल थे, वहाँ से लकड़ी और हाथियों की आपूर्ति हो जाती थी। फर्टाइल लैंड drained by several rivers, the land was not only fertile and fit for agriculture but also provided continuous water supply and cheap water transport. यहाँ पर बहुत सी नदियाँ थी और नदी का पानी की आपूर्ति की वजह से, नदी की पानी की आपूर्ति की वजह से वहाँ खेती करना बहुत संभव था और भूमि वहाँ की बहुत उपजाऊ थी। मिनरल डिपॉजिट्स, द क्लोज विसिनिटी एंड कंट्रोल ओवर रिच डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर एंड आयरन ओर इन छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हेल्प टू मेक बेटर वेपन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। और मगध के जो सटे हुए भाग थे, छोटा नागपुर के इलाका, वहाँ से उन्हें तांबा और लोहा प्राप्त हो जाते थे, जिससे हथियार और औजार बनाने में सहूलियत होती थी। आयरन प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग दिस पीरियड एज इट वाज यूज मोस्टली फॉर मेकिंग वेपन्स। लोहा बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि लोहे से और बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। मगध हैड एन द एडवांटेज ऑफ क्लोज एक्सेस टू द आयरन ओर डिपॉजिट्स, यानी लौह अयस्क के जो भंडार थे वो मगध के पहुँच में थे, इसलिए मगध का समुचित विकास हुआ। मिलिट्री माइट, मगध हैड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, मगध के पास बहुत बड़ी सेना थी और ये सेना जो थे वो अस्त्र शस्त्रों से लैस थे। रूलर्स, द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ मगध वाज बिंबिसार हु रूल्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी BC, यानी मगध साम्राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण शासक थे वो थे बिंबिसार। राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस काल में मगध की राजधानी राजगृह थी। ही अडॉप्टेड ए 3-pronged पॉलिसी टू मेक मगध ए पैरामाउंट पावर, यानी मगध को शक्तिशाली बनाने के लिए उन्होंने 3 नीतियों पर काम किया। ये 3 नीतियाँ थी। डायनेस्टी रिलीजियस बेस्ड ऑन मैरिज वेयर ही मैरिज द सिस्टर ऑफ कोसला किंग प्रसेनजीत, फुगे भी में विलेज इन काशी एज डोरी, यानी बिंबिसार जो थे वो अपने पड़ोसी राजाओं से या दूसरे राज्यों से विवाह संबंध स्थापित करके राज्य का विस्तार करते थे। फ्रेंडशिप विच कंटेम्प्रेरी पावरफुल रूलर्स लाइक द रूलर ऑफ अवंती, अवंती के शासक से, यानी उस समय के जो सामयिक राजा होते थे उनसे दोस्ती बढ़ाते थे वो। जैसे अवंती के राजा से उन्होंने दोस्ती की। द यूज ऑफ मिलिट्री पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल नेबरिंग स्टेट्स लाइक अंग, और जो राज्य दोस्ती या शादी संबंध से, विवाह संबंध से नहीं मानते थे, उनके साथ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे अंग देश को उन्होंने शक्ति के बल पर अपने साम्राज्य में शामिल किया। बिंबिसार वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अजातशत्रु हु फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव वार, और उनके उत्तराधिकारी जो थे उनके पुत्र अजातशत्रु, इन्होंने युद्ध की नीति अपनाई। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही वेजेड लॉन्ग वार्स अगेंस्ट कौशल एंड वजी एंड सबजुगेटेड देम, उन्होंने कौशल और वजी के साथ लंबा संघर्ष किया और उसे अपने साम्राज्य में मिलाया। द अदर इम्पोर्टेंट डायनेस्टी टू रूल मगध वाज द नंद डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड बाय
Mahapadma Nand. He extended his rule till the northwest frontiers of India. The later Nandas turned out to be weak and unpopular. Their rule in Magad was supplanted by that of the Maurya rulers, under whom the Magadhan Empire reached the apex of glory. और बाद में यानी बिंबिसार अजातशत्रु के बाद मगध पर नंद वंश का शासन स्थापित हुआ, और जब नंद वंश कमज़ोर पड़ा तो मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ, और मौर्य वंश के शासन में मगध अपने सबसे सुनहरे काल में प्रवेश किया। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रिपब्लिक ऑफ वजी, उत्तर बिहार। Unlike Magad, which was a powerful monarchy, Vaji was the seat of a united republic known as Gana or Sangh of 8 smaller kingdoms, of which Lichvis, Jantrikaj and Videhaj were also members। यानी मगध की तरह वजी जो है वो राजतंत्र नहीं था, ये गणतंत्र था, जिसमें छोटे छोटे 8 राज्य शामिल थे। इन ए गण और संघ देयर वर मेनी रूलर्स, ऑल ऑफ होम वेयर कॉल्ड राजा। गण या संघ में अनेक शासक होते थे जिन्हें राजा कहा जाता था। ईच ऑफ दीज रूलर्स रिप्रेजेंटेड देयर ओन ग्रुप ऑफ पीपल एंड मेड टुगेदर इन असेंबली टू रीच ए कॉमन डिसीजन थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन। यानी ईच ऑफ दीज रूलर्स रिप्रेजेंटेड देयर ओन ग्रुप, यानी ये जो शासक थे वो अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते थे, और किसी सामान्य फैसला पर पहुंचने के लिए उनके बीच में वाद विवाद या परिचर्चा होती थी। द लिच्छवीज हैड देयर कैपिटल एट वैशाली। लिच्छवियों का राजधानी वैशाली था। इट वाज ए प्रोस्पेरस किंगडम ऑफ नॉर्थ बिहार। यह उत्तर बिहार का बहुत समृद्ध राज्य था। बट वाज लेटर मर्ज विद द मगध किंगडम आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल। और लंबी संघर्ष के बाद ये लिच्छवी गणराज्य भी मगध राज्य में मिल गया। बोथ बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू रिपब्लिक्स एंड प्रेज दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों इन गणराज्यों से ही संबंधित थे और इन गणराज्यों की सरकार की बहुत प्रशंसा करते थे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ग्लोबल कनेक्शन, यानी जब हमारे देश में भारतीय उपमहाद्वीप में जनपदों और महाजनपदों का विस्तार हो रहा था, तो विश्व के अन्य भागों में, विश्व के यानी दुनिया के अन्य भागों में क्या हो रहा था उस पर चर्चा कर लेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अराउंड द सेम टाइम इन यूरोप देयर इमर्ज्ड मेनी इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट्स विच डेवलप्ड अ रिमार्केबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। यानी जब भारत में जनपदों और महाजनपदों का विकास हो रहा था, उसी समय यूरोप में अनेक स्वतंत्र नगर राज्यों का विकास हुआ। Among these city states the most famous was Athens। इन नगर राज्यों में सबसे मशहूर या सबसे प्रसिद्ध था एथेंस। द सिटीजन्स इंजॉयड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ के नागरिक लोकतांत्रिक सरकार का पालन करते थे। पोलिश वाज द टर्म यूज टू डोनेट द एरिया विच हैड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। यानी लोकतांत्रिक ढंग से काम करने के लिए पोलिश शब्द का इस्तेमाल किया गया था। द डेमोक्रेसी इन एथेंस इम्प्लाइड पार्टिसिपेशन बाय ऑल द पीपल मीनिंग सिटीजन्स इन मीटिंग्स एंड असेंबली। और जो लोकतंत्र था एथेंस में, इसमें लोगों की भागीदारी थी। वहाँ के लोग जिन्हें नागरिक कहते थे वो बैठकों और सभाओं में भाग लिया करते थे। द सिटीजन्स कुड एक्सरसाइज देयर राइट टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन असेंबली। नागरिक जो थे अपने मत का प्रयोग करते थे, यानी सभाओं में अपन मतदान करते थे। हाउएवर द पीपल और सिटीजन डिड नॉट मीन ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ एथेंस। वुमेन वेयर एक्सक्लूडेड एंड ओनली एडल्ट मेल्स एंजॉयड द प्रिविलेज ऑफ बीइंग सिटीजन। यानी महिलाओं को यह अधिकार प्राप्त नहीं था, केवल वहाँ के जो वयस्क पुरुष थे
वही नागरिक का दर्जा हासिल करते थे। ए लार्ज नंबर ऑफ स्लाव्स हु वर्क इन द फील्ड्स, माइंस, हाउस होल्ड एंड वर्कशॉप वेयर ऑल्सो नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन। और बड़ी संख्या में जो दास होते थे, गुलाम होते थे, जो खेतों में और खानों में, घरों में या अन्य कार्यशालाओं में काम करते थे, उन्हें भी नागरिक का दर्जा नहीं प्राप्त था। आई थिंक you will have understood the concept of the chapter. Read the chapter once again and try to understand by your own. Pick out difficult words and try to find the meaning using a dictionary. We will meet in next video again. Till then, take care of your health. Namaskar.